हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आज का ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। देखिए, ऐसे ही 22 फरवरी को आपका पेपर आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 हम ला सकते हैं। बिल्कुल आप ला सकते हैं, और इस बार हम आपको दिलवा कर रहेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ही कॉपी चेक करूंगा, लेकिन अब की बार हिंदी में हम 100 में 99 पार करेंगे, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स हैं, और अब की बार हम टॉपर बन के रहेंगे। आज का जो ये पेपर मैं लेकर आया हूं, ये क्लास 12 हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पे जीवन परिचय, कैसे कहानी लिखेंगे, कैसे रस चंद अलंकार लिखेंगे, कैसे आप निबंध लिखेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस पूरे पेपर का हम ऑपरेशन करेंगे, और ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। देखिए, क्लास 12 हिंदी 2024 सामान्य हिंदी, यहां पे पेपर कोड आपका रहेगा, अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, नाम लिखना होगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। आज ही आप लोग कहिए कि अब की बार हम हिंदी में 99 लेकर आएंगे। खुद को विश्वास दिलाइए, खुद के मन को विश्वास दिलाइए कि हां मैं ये करूंगा। आप कर लेंगे। अगर आपके मन मान गया कि हां मैं इतना लेकर आऊंगा भैया, तो आपको 99 ले लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब आपको दृढ़ निश्चय करना है, और हिंदी तो एक इजी सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे में पूरे पेपर का आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, आपका जो हिंदी का पेपर है वो 2 खंडों में डिवाइड होता है, एक खंड का और एक खंड खा। खंड का 50 नंबर का और खंड का भी 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए जाते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। अभी मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय कैसे लिखें जो साहित्यिक परिचय आता है, रस छंद अलंकार कहानी कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, सब कुछ मैं अभी कवर करूंगा, ठीक है। ऐसे पेपर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर्स, तो वैसे ही आप 99 लेकर आएंगे। देखिए, खंड का जो है, इसमें सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी गद्य साहित्य से, और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी पद्य साहित्य से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन का देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? वो है तब की बात और थी। ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठीक है। खा देखिए, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस जो है ये किसकी कहानी है? तो ये मोहन राकेश जी की कहानी है। देखिए, मैं डायरेक्टली आंसर बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, टाइम लगेगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना होगा ये पूरा पेपर, ठीक है। उसके बाद गा देखिए, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? मतलब कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो मोहन राकेश जी हैं। गा का आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, इसको थर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। घा देखिए, संस्मरण विधा की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा की है? तो वो है दीप जले शंख बजे। ये संस्मरण विधा की रचना है। बहुत सारी विधाएं हैं, जीवनी है, कथा है, कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है, ठीक है। इसमें ये संस्मरण विधा की रचना है। अंगा नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? आपने जीवन परिचय अगर इनका पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वागधारा जो है ये इन्हीं की रचना है। तो जितने भी लेखक हैं और कवि हैं, उनका जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, एक एक नंबर का रहेगा। 5 नंबर आपका हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब हिंदी पद्य साहित्य पे आते हैं। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 रहेंगे। का देखिए, कामायनी में सर्गों की संख्या, जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य है, ठीक है। ये इसमें कितने सर्ग हैं? देखिए, इसमें 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, लिखकर मैं लेकर आया हूं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना ताकि आपको पूरा नंबर मिले, कैसे कहानी लिखना है, कैसे रस छंद अलंकार, कैसे पत्र, कैसे निबंध, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फुल कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। 30 से 40 मिनट दे दीजिए इस वीडियो को, आप 99 लेकर आएंगे।
खा देखिए, वैदेही वनवास के रचयिता है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वो हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। चौथा ऑप्शन सही होगा। गा देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। तार सप्तक तो आपको पता है 1943 में हुआ, तीसरा सप्तक जो है वो 1959 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। घा देखो, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो उनकी कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इनको चिदंबरा जो इनकी रचना है, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अंगा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो वो परशुराम की प्रतीक्षा है। ठीक है, ये अंगा नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से हो गए। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी गद्य साहित्य से 5, हिंदी पद्य साहित्य से 5, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो गया खंडका का। अभी खंडका में हमारे गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंडका भी ये टॉपिक्स हैं। चलिए इनको भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3rd नंबर, ये गद्यांश है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का भैया आएगा और 10 नंबर बिल्कुल फ्री में होता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 2 गद्यांश आपको दिए जाते हैं, एक ये और एक अथवा लक्कर, ये देखिए दूसरा गद्यांश है। दोनों में से एक ही करना है और जो क्वेश्चन इसके नीचे है उसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बस सिर्फ लापरवाही। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़े और वो सोच रहे हैं सर कैसे पास होंगे। अभी समय है, पढ़ लो, जो समय है उसको यूज कर लो, क्योंकि ये समय बार बार लौट के नहीं आएगा, ना ही आपका 12th आएगा। 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद में फुल एंजॉय है आपका। ठीक है, देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य हो, ना पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी कितनी भी बड़ी हो, अगर उस पर मनुष्य ही नहीं रहेंगे, कहां से देश बनेगा, कहां से राष्ट्र बनेगा? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। अब देखिए, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब इसी के नीचे 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले, सबके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको गद्यांश पहचानना आना चाहिए। आप ले लीजिए हिंदी का बुक और पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए। ये है हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर क्या, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब अगर आपको पहचानते हैं तो संदर्भ लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। काम हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है? देखो ऊपर लिखा है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उसी को राष्ट्र का दूसरा अंग बताया गया। 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी भी रहेगी और लोग भी रहेंगे तभी राष्ट्र बनेगा। चौथा, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? बताइए। लेखक देखिए, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। मतलब भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं, यही जो सूत्र है, सूत्र का अनुभव है, यही राष्ट्रीयता की कुंजी है। 5वां, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अपनी भाषा में लिख दो कि लेखक का कहना है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। ये 10 नंबर में क्या रखा है? कुछ नहीं भाई, फ्री के रहते हैं। बस आप लोग क्या कीजिए, खुद को कहिए कि हमें अब की बार अच्छा नंबर लेकर आना है। मन को अगर अपने शांत करा लिया भाई, सब हो जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? देखिए ऊपर सब कुछ दिया गया। ये देखिए, उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है अशोक का वृक्ष। काम खत्म।
ठीक है। तो ये इसका भी क्वेश्चन आपको इसी में आंसर मिल जाएगा, 10 नंबर ये भी कंप्लीट। जो आपको पता है दोनों में से, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये बहुत आसानी से कर सकता हूं, उसी को कीजिएगा। जो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता होगा, ज्यादा पता होगा, वही कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि जितना बेटर आप लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। जल्दबाजी में काम बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, अब पद्यांश पे आते हैं, 10 नंबर, ये भी उसी तरह रहेगा। पद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हिंदी पद्य से होगा। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललाना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर से है। मतलब राधा जी जो है वो पवन से कहती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें कोई लाजवंती स्त्री कहीं रास्ते में दिखाई पड़ती है, होने देना विकृत वस्तना को, न तुम सुंदरी को, तो तुम इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी सी थकी सी दिखाई दे, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तो उसको चारों ओर से घेर कर उसकी होठों की जो मुरझाए हुए होठ है उसको कमल सदृश खिला देना। कोई क्लांता कृषक ललाना, खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई देती हो, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और अगर कोई बादल जा रहा हो तो उसे लेकर आना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और जो धूप से पीड़ित है उसको छाया द्वारा सुखित कर देना। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पवन दूतिका से है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओं जी लिख दीजिए संदर्भ। मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कैसे पद्यांश सॉल्व करते हैं। सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर पद्यांश, सर्च करना है पद्यांश, शुभम लेक्चरर लगा दोगे, कोई भी टॉपिक सर्च करो आ जाएगा। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो कहती हैं कि अगर कोई तुम्हें लाजवंती स्त्री रास्ते में दिखाई देती है तो इतनी तेजी से मत चलना कि उसके अस्त्र वस्त्र व्यस्त हो जाए, उघड़ जाए। ठीक है। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कवि ने पवन जो है राधा जी और पवन का चित्रण किया। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार रेखांकित है, इसका भावार्थ लिखिए। लिख दो भाई, क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको करके सॉल्व करना है। नहीं पता तो दूसरा है अथवा। देखिए अथवा, इसको आप लोग गाकर पढ़ सकते हैं, पढ़िए, लड़कियां पढ़ लेती होंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारले मछली। ठीक है, ये आपका है। किस चैप्टर का है जल्दी बताओ? ये हमारे महादेवी वर्मा जी का जो गीत 3 है। देखिए महादेवी वर्मा जी ने गीत चैप्टर को लिखा है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, 3 गीत है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी का भी गीत है, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। हमने 30 नंबर कंप्लीट किया, 10 बहुविकल्पीय, 10 गद्यांश, 10 पद्यांश, 30 कंप्लीट। अब आते हैं साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का रहेगा। 3 लेखक रहेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों में से जिसका आपको पता है उसका लिखेंगे 5 नंबर। देखो कैसे लिखेंगे। आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालना है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या, पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे। आप लोग सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखकर भी उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय बहुत छोटा लिखेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बस इतना लिख देंगे। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म और इनकी मृत्यु लिखेंगे। मेन है साहित्यिक परिचय, इसको बड़ा लिखेंगे। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है कि आखिर साहित्य में उनका परिचय कैसा है, साहित्य में उनका स्थान कैसा है, ये साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। कितनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। ये निबंध भी लिखते थे, निबंधकार थे, इतिहास लेखक थे, इतिहास भी लिखते थे, अन्वेषक, आलोचना भी लिखते थे, आलोचक भी थे, संपादन भी किया, संपादक भी थे, उपन्यास भी लिखा, उपन्यासकार भी थे, और यही नहीं ये लेक्चरर और टीचर भी थे। भाई कितना बड़ा, कितनी ज्यादा विशेषता है, कितने महान थे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। अभी और है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा लिखना है, देखिए थोड़ा छोटा करके आप लिखिए। आपको 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा शब्द मत लिखिएगा, उतने में ही लिखिए जितना चल सके। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं ताकि कुछ लाइनें आप अगर भूल भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, रचनाओं में देखिए हेडिंग डालेंगे कृतियां, दोनों एक ही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितक, आलोक पर्व, कल्पलता इनका निबंध है। आलोचना में सूरदास कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और अनुदित रचनाओं में प्रबंध, चिंतामणि, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। इतना रचना लिखने की जरूरत नहीं है। निबंध में 1, 2, 3 लिख दो, आलोचना में, इतिहास में, उपन्यास में लिख दो, काम खत्म। बहुत बड़ा मत करो मेरे दोस्त, जितना हो सके 80 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि आपको 100 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। मेरा काम है आपको बताना, इसलिए थोड़ा लॉन्ग भी मैंने बता दिया, लेकिन आपको लिमिट में लिखना है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को मत लिखिए। ये हो गया, 5 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने। अब खाते हैं भैया, लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा गया तो कवि भी आएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का आएगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो हम ऐसी कवित्री को लेते हैं जो बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा जी। देखो जीवन परिचय हेडिंग, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने FA, BA और MA की परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। छोटा सा जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखिए, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। ज्यादातर ये काव्य रचनाएं करती थी। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इनमें होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। काफी ज्यादा सम्मानित हैं ये, ठीक है, कवित्री। तो ये ध्यान में रखिए। अभी और है भाई, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मतलब इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, पद्म भूषण, सेक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, ज्ञानपीठ, सब पुरस्कार मिले भाई। ठीक है, रचनाएं देखिए, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। इनकी ज्यादा काव्य रचनाएं ही हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये आपका हो गया भाई रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, अभी और है। अब कहानी पे आते हैं। देखो 6 नंबर, ये भी कंप्लीट, 40 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80। मतलब चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिखें, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिखें, और चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, तीनों में से एक ही करना है। हमने लाया है पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए मैं आपको अलग से इसको डीपली पढ़ा चुका हूं, वैसे यहां पे मैं पढ़ते हुए जाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। बाकी पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर सर्च करोगे, बहुत अच्छे से मैंने कहानी सुनाई है। देखिए पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली, देखिए बिहार में एक महतो टोली है, इसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब ये लोग समझते बहुत बड़ी चीज हम ले आए हैं। जैसे हम लोग अगर फॉर्च्यूनर लाएं तो हम लोग बहुत सम्मान की चीज समझेंगे, ऐसे ये भी। ठीक है, पंचलाइट को
पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जैसे हम लोग कुछ लाते हैं बड़ी चीज तो पूजा पाठ करवाते हैं, वैसे पहले सिर्फ एक पंचलाइट, जिसको लालटेन आप जानते हैं पुराना, तो उसको पंचलाइट बोला गया है। ठीक है, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स चलाना भी नहीं जानते। भाई ले आए, बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन। ठीक है, आगे देखिए। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक भी रहता है। ठीक है, वो गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, यानी कि इसी टोली में एक लड़का रहता है गोधन, जो कि एक युवक है। ठीक है, इसी गांव का, वो गांव की ही मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। भाई जहां लड़के रहेंगे और लड़कियां रहेंगी तो प्रेम तो हो ही जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो करता है। आगे देखिए क्या होता है कि मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। मतलब जो मुनरी की मां है, क्योंकि देखिए गोधन जो है वो मुनरी से प्रेम करता है, और मुनरी की जो मां है गुलरी का की, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पंचों से यानी पंचायत वालों से शिकायत कर देती हैं कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। भाई लड़का दीवाना है, ठीक है, गाना गाते हुए तो निकलेगा ही, तो वही वो शिकायत कर देती हैं, और इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। जब वो गाना गाते हुए चलता था, भाई सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, तो उसकी माता जी बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि कोई भी माता है उसकी बेटी जो है, कोई लड़का उसके सामने से गाना गाते हुए निकलेगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मतलब जब गांव वाले पंचलाइट लाए तो देखिए उन्होंने गोधन को अपने गांव से निकाल रखा था, अपनी बिरादरी से निकाल रखा था। ठीक है, अब जब उसने निकाल दिया तो बाद में पता चला कि जो पंचलाइट वो लेकर आए उसको कोई जलाना जानता ही नहीं है, सिर्फ गोधन ही जानता है, जिसको गांव से बाहर निकाल दिया गया है। अब गोधन को तो लाना ही पड़ेगा गांव में। तो देखिए मुनरी को पता है कि वो गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, क्योंकि देखिए गांव वाले बहुत प्यार से लेकर आए थे पंचलाइट, उसको जलाना था, कोई नहीं जानता था, गोधन को ही आता था, और कुछ बगल के गांव वाले जैसे आसपास पड़ोसी वाले वो मजा ले रहे थे। जैसे इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पाकिस्तान वाले मजा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। तो वैसे ही जब गांव में नहीं जलाना कोई जानता था तो कुछ लोगों के पास न्यूज पहुंची दूसरे गांव के लोगों के, तो वो लोग मजा लेने लगे कि आपके गांव में जो पंचलाइट है उसको कोई जलाना ही नहीं जानता, तो लाने से क्या फायदा। ठीक है, तो पंच जो है वो पुनः गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं, क्योंकि गोधन पंचलाइट को जला देता है। वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी का काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जो गुलरी का की है मुनरी की मां, जिन्होंने पंचों से शिकायत की थी गोधन की, आज वही बहुत ज्यादा खुश हैं और वो गोधन को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। ठीक है, इतनी खुशी, समय बदलते देर नहीं लगती मेरे दोस्त, सिर्फ मेहनत करना चाहिए। उसके पास एक छोटा सा टैलेंट था कि वो पंचलाइट जला सकता था, उसका टाइम बदल गया। ऐसे ही आपके पास भी टैलेंट है, उसको दिखाइए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनिए, आपका भी नाम होगा। ठीक है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ कौन माप, खूब गाओ सलीमा का गाना, क्योंकि उनकी इज्जत बच जाती है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे। रेणु जी का मतलब फरीश्वरनाथ रेणु जी जो है। ठीक है, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस इतना था, मतलब इसमें गोधन थे और गुलरी मुनरी का की, ये 2-3 जो है इसमें पात्र थे जो कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है, कहानी है भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने पहले भी सुनाया है। ये हो गया आपका नंबर कंप्लीट 5। इसी में एक खंड काव्य आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य है। देखिए मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा खंड काव्य है, या यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसमें दिया गया किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। जैसे 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80। जैसे अगर आप में श्रवण कुमार है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा लगाकर दोनों में से एक करना होगा। रश्मि रथी है तो इसमें भी 2 रहेंगे, मुक्त यज्ञ है इसमें भी 2 रहेंगे। मतलब इसमें जिला वाइज होता है, जो खंड काव्य है वो जिला वाइज होता है, जो जिस जिले से आप हैं उसके अनुसार आपका खंड काव्य दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो त्यागपथी है, जो कि हमारे यहाँ है भाई, हम गोंडा जिला वाले हैं तो हमारे यहाँ त्यागपथी है।
त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राज्य श्री का चरित्र चित्रण कीजिए। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। त्यागपति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। सारे टॉपिक सेम रहते हैं, सिर्फ खंड काव्य जिला वाइज होता है। कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा जाता है। अब 6 ही जिला थोड़ी ना है, टोटल 6 खंड काव्य है, ग्रुप बना दिया गया है जिलों का। ठीक है। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। पता है तो कर सकते हैं, जो आप में है कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊं। ठीक है। तो ये आपका खंड का फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर, गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर, जीवन परिचय भी 5 और 5 मिलाकर 10, और कहानी और खंड काव्य मिलाकर 10। 5 बार है 50, वैसे ही हो गया। ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने खंड खा पे, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा देखिए। इसमें भी ये 50 मार्क्स का टोटल होगा, और इसमें हिंदी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश जो श्लोक आता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आप पठित गद्यांश मतलब हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध इसमें दिए जाते हैं। ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा, 8 का 7 नंबर का ये रहेगा। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता नीचे, इसमें आपको संस्कृत का गद्यांश दिया गया, इसको पढ़िए और संदर्भ लिखिए और इसकी व्याख्या लिखिए। देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से जो आपको पता है उसका आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रिये पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनस् वै कामाय जाया प्रिय भवति। किस चैप्टर का है ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का है। लिख दीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। बस हो गया। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखना होगा, नहीं पता तो दूसरा देखिए। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भास भारव भवभूत्यादयो महाकविया स्वाकीय ग्रंथे अद्यपि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। ठीक है। ये संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का है, तो चैप्टर का नाम पहचानना आना चाहिए, क्योंकि भाई संदर्भ भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, खा वाला हिंदी संस्कृत का पद्यांश है ये। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर, जिसको श्लोक बोलते हैं। देखो, ना मे रोचते भद्रम व उलूकस्य विचेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है। तो ये आपका जो उलूक जातकम है, जातक कथा में उलूक जातकम एक शीर्षक है, उससे ये लिया गया है। मतलब पद्यांश जो है उसके आने के चांसेज इस चैप्टर से। देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। जिसको सुख चाहिए उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, जिसको विद्या चाहिए उसे सुख त्याग देना चाहिए। ये हमारे सुभाषित रत्नानि चैप्टर से है, और हमारी हिंदी में सुभाषित रत्नानि चैप्टर से ही श्लोक आते हैं। 1-2 चैप्टर हैं जिनके नीचे दिया गया है, जैसे ये आपका हो गया उलूक जातकम हो गया, उसके बाद में महामना मालवीय हो गया। ठीक है। ऐसे चैप्टर हैं 1-2 जिसके नीचे एक श्लोक दिए गए, उसको पढ़ लीजिए और आपका सुभाषित रत्नानि चैप्टर पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। 9 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, जैसे दाल में काला होना, इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। ठीक है। आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, भाई महेश तुम इस समय रात भर सड़कों पर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है। अपनी तरफ से लिख दो, महेश, सुरेश, जो भी आप लिखना चाहें। दूसरा, तलवार की धार पर चलना, यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है। जैसे हमारे जवान हैं बॉर्डर पे, वो लोग दिन रात एक करके, मतलब तलवार की धार पर समझ लीजिए चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का मतलब ये है कठिन कार्य करना, मुश्किल काम करना। ठीक है। वो मुश्किल काम है, कब किसको गोली लग जाए, शहीद हो जाए भाई, कि अब क्या पता लाइफ का। तीसरा, टका सा जवाब देना, मतलब साफ इनकार करना। चौथा, चांदी काटना, यानी कि बहुत धन अर्जित करना। तो चारों में से एक ही करना होगा, ये बहुत ईजी हो जाता है, मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ईजी है। आगे बढ़ते हैं भैया, सर्फ एक्सेल इजी वाश। 10 नंबर देखिए, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप पठित गद्यांश, देखिए पहले हमारे हिंदी में संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन होता था 5 नंबर का, अब उसको हटाकर 5 नंबर का आप पठित गद्यांश। देखो, ये एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपने देखा नहीं होगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3, 2 2 4 1 5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या करना है, देखो इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए उसको लिखना है। नहीं पता तो अथवा है दूसरा, देखो समझा देता हूं मैं। प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, यह हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें।
नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं छाया देते हैं औरों के लिए। भाई फलते हैं तो हमें फल मिलता है, खाते हम हैं, ठीक है। सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है। इन्होंने कहा अपना प्रकाश पुंज समेटा है। नदियां कहाँ अपने को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने को बांध रखते हैं? ये कृपणता तो मेरी समझ में अपराध है, ये भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। अगर हम किसी को अपनी ज्ञान संपदा से सहायता नहीं पहुंचा रहे तो कुछ पलों के लिए उसे कष्ट होगा। संसार विशाल है, कहीं ना कहीं उसका काम हो जाएगा, कोई ना कोई उसकी सहायता कर ही देगा। लेकिन हम में कृपणता, असहायता, अदया की ग्रंथि विकसित होती रहेगी, जो अंततः मनोरोग के रूप में परिणत हो जाएगी। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। प्रकृति से व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती है? देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, हमें सिखाती है कि हम भी बिना भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें। वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा तथा नदियों के कार्यकलापों का क्या लक्ष्य है? तो देखिए नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं छाया देते हैं औरों के लिए, ठीक है। और सूर्य प्रकाश देता है, जीवन देता है, ठीक है। ये लिख देना है। मानव किस विचार को भारी भूल माना गया है? तो देखिए हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। बस 5 नंबर कंप्लीट। क्या है? कुछ नहीं है, आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है, काम खत्म। अथवा लगाए, नहीं पता तो इसको कीजिए। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3, 5 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। क्या है? पढ़ लो, आंसर दे दो, काम खत्म। 11 नंबर पे आते हैं, शब्द युग्म है ये। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे सकल, सकल, ये इसका सही अर्थ बताना, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए इस सकल का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। और इस सकल का मतलब होता है खंड। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा अंश, अंशु, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए? अंश, अंशु, इसका सही अर्थ बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए स्पेशल, जिसका आंसर आप भी बता सके। भाई पढ़ आप रहे हैं, बता हम रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं अनेकार्थी शब्द पर। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर देखो, जैसे अमृत, अमृत के और भी अर्थ बताइए। जैसे अमृत को हम दूध भी बोलते हैं, अमर बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, जल बोलते हैं, इसके कई नाम है। वही आपको लिखना है, किसी एक के 2 अर्थ लिखने, मैंने 4 बता दिए। वर को हम दूल्हा बोलते हैं, वर वधु, ठीक है, और श्रेष्ठ बोलते हैं। तीसरा पयोधर, पयोधर को हम बादल, स्तन, नारियल, कशेरू बोल सकते हैं। नाक को हम सम्मान, नाक को सम्मान भी बोलते हैं भैया, नाक मत कताना, मतलब सम्मान मत कम करना। और स्वर्ण बोलते हैं, नासिका बोलते हैं, लिख दो, काम खत्म। गा देखिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका नाश कभी नहीं होता, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अविनाशी, जिसका नाश कभी नहीं होता। दूसरा, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिसने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस जीवन को बलिदान कर दिया, वो शहीद बोलते हैं। जैसे हमारे जो वीर जवान होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, बहुत ही दुखद खबर होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको शहीद बोला जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है। बस हो गया। खा देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में गलतियां हैं, 2 आपको शुद्ध करके लिखना। जैसे फर्स्ट, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए उज्जवल गलत लिखा है, इसको 2 बार आधा जा लगाइएगा, ठीक है। उज्जवल लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब वा लिखेंगे, ठीक है, और ला लगा देंगे, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है। देखिए मीराबाई जो है ये लेडीज हैं, इनको हम कवि नहीं लिख सकते, इनको कवियत्री लिखते हैं, और इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। वहां पर छोटी का मात्रा मन लगाएंगे। तीसरा, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए। भाई प्रतिमा भी लेडीज है, मांगनी चाहिए, बस इतनी गलती है। हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। भाई सदैव रखो या फिर हमेशा रखो, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, हमेशा हटा दीजिए, या सदैव हटा दीजिए, हमेशा लिख दीजिए, सेम ही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं रस, छंद, अलंकार पे। भाई इसको जानना बेहद जरूरी है और इसका भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखो सबसे पहले वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए। 2 नंबर, मतलब वीर रस या हास्य रस, दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। लो हम दे रहे हैं।
वीर रस हेडिंग डालो। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। देखिए स्थायी भाव के साथ लिखना है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना होगा आपने, बहुत छोटे से थे तब से मैं ये लाइन सुनते हुए आ रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अलंकार पे चलते हैं भाई। अलंकार में देखो श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। इसमें हम उत्प्रेक्षा का लिखेंगे। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आतपि प्रेम प्रभात। स्पष्टीकरण लिख दीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीतु पटु में प्रभात के आतप धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस हो गया। वैसे रस छंद अलंकार मैंने तीनों टॉपिक एक वीडियो में पढ़ा रखा है, उस वीडियो को जो देखेगा उसका 6 नंबर कंप्लीट। सभी रस, सभी छंद, सभी अलंकार। देखिए यहाँ पे श्लेष उत्प्रेक्षा या भी उपमा और रूपक दे दिया जाए, क्या करोगे? तो जाओ सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 20 से 22 मिनट का वीडियो देखने से 6 नंबर कंप्लीट। अब दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। देखो दोहा, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरिदुत हुई। देखिए मात्राएं, ये मापा एक का मात्रा 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13। पहले और तीसरे में 13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11। तो पहले में 13 है, तीसरे में देखो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11। तो दूसरे और चौथे में 11 भाई यही दोहा होता है। ठीक है, काम हो गया, बस हो गया। अब आते हैं पत्र लेखन पर। देखो, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पद लिखिए 6 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। किसी बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पत्र लिखते कैसे हैं इसको जानिए, तरीका समझिए, लिख बड़ी आसानी से लेंगे। 6 नंबर का आएगा। 14 नंबर टॉपिक लास्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए 9 नंबर। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियां, भारतीय कृषि एवं विज्ञान। 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। मैं एक निबंध लिखा हूं, वो आपको मैं बता देता हूं। पर्यावरण प्रदूषण पर देखो, समस्या और समाधान, महत्वपूर्ण निबंध है। जब भी आप निबंध लिखें सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना रहेगा, लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? प्रदूषण के बारे में, जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया। शोर का मतलब ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों का अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात, देखिए ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन्हीं तत्वों का जो अनुपात है वो इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब जब भी आप निबंध लिखें, एक पार्टिकुलर निबंध आपको लिखना है तो क्या करना है, उसमें हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे जल प्रदूषण उसके बारे में लिखेंगे, फिर वायु प्रदूषण डालेंगे उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, मतलब प्रदूषण है क्या, इसके प्रकार कितने होते हैं, फिर ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर उसके बाद में रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब प्रदूषण से हानियां क्या है, ठीक है, मतलब इससे क्या क्या लॉस है, तो प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, उसके बारे में लिखेंगे। देखिए कोई जरूरी नहीं है आप बुक की एकदम भाषा लिखें, क्योंकि बुक जो है अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग लिखा रहता है, आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इसका समाधान कैसे करेंगे भाई? पर्यावरण प्रदूषण का समाधान हम एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो कि है वृक्षारोपण।
प्लांटिंग आप कितना कर सकते हैं वो सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और लास्ट में हमारा जो होगा हेडिंग वो उपसंहार होगा। दो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रस्तावना और लास्ट में हेडिंग होगा हमारा उपसंहार। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट हेडिंग होगा। ठीक, तो यही है आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो पेपर है क्लास 12 हिंदी का वो फिनिश होगा। मतलब इसमें निबंध में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध आपको बता रखे हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण भी है, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, मतलब जो इस समय प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो वर्तमान में कुछ प्रॉब्लम हो उस पर ज्यादातर आ सकता है। ठीक है, वर्तमान चीजें ज्यादा देखी जाती है, मॉडर्न। तो इसमें शिक्षा का गिरता स्तर, मतलब जो एजुकेशन है उसका स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। कुछ लोग उसमें पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं वो तो उनको पता है। इंटरनेट लाभ और हानि, मतलब इंटरनेट जो है ये हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। ठीक है, वो आपको बताना है। भारतीय कृषि एवं विज्ञान निबंध का मतलब होता है कि आप, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल बुक से एकदम सेम टू सेम याद करके जाएं, आपको जो पता है उसको आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से लिखना होता है। हेडिंग खूब अच्छे से डालिएगा, और सबसे लास्ट में अगर निबंध लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम है तो आप लॉन्ग लिख सकते हैं, नहीं तो लिमिट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 50 नंबर का खंड खा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर फिनिश हो चुका है। इसमें ज्यादातर मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया, जो जीवन परिचय बताए वो इस बार आएंगे, और हिंदी में बहुत सारी चीजें फिक्स हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।